वो छोटी सी मासूम परी उस वक्त खौफ से लरसती बेड के नीचे छुपी हुई थी, कांपती हुई, अपने माँ बाप के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ों से बचने के लिए दोनों कानों पर हाथ रखे थे उसने, जबकि अपनी चीख रोकने के लिए अपने होंठ सख्ती से बंद करके मुंह घुटनों पर जमा रखा था। तुम घटिया औरत, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस कदर घटिया और लालची निकलोगी। अपनी हवस पूरी करने की खातिर तुमने उस मासूम की जान ले ली और खुद मजलूम बनकर मेरे सामने आ गई। वो किसी मर्द की आवाज़ थी जो गुस्से से चीख रहा था, देखो तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम कह रहे हो। बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है तुम्हें कोई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसका इल्ज़ाम लगा रहे हो तुम मुझ पर। वो औरत उसका हाथ पकड़ती मिन्नत भरे लहजे में बोली, गलत फहमी? तुम कह रही हो कि गलत फहमी हुई है मुझे? शक तो मुझे पहले दिन ही हो गया था तुम पर आज मैंने खुद अपने कानों से तुम्हें अपने घटिया कारनामों का इतराफ़ करते सुना है। तुम अब भी हकीकत को झुठलाओगी? हाँ, उसका नहीं तो उसकी मासूम बच्ची का ही ख्याल कर लेती जिसने इस दुनिया में अभी आँख ही खोली थी, और तुमने साथ ही उसके सर से उसकी माँ का साया छीन लिया। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं ज़लील औरत। अभी पुलिस को कॉल करके लॉकअप में बंद करवाता हूँ तुम्हें, और एक जान लेने और फ्रॉड के जुर्म में फांसी पे ना भी चढ़ी तो सारी उम्र जेल में तो काटोगी ना तुम। वो तैश के आलम में उसे उसकी हकीकत बावर करवाता जेब से अपना फ़ोन निकालकर कॉल मिलाने लगा। इससे पहले कि वो कॉल कर पाता वो एकदम उस पर झपट कर उसके हाथ से फ़ोन छीन चुकी थी। हाँ हाँ हाँ, किए हैं मैंने ये जुर्म, मैंने ही उसकी जान ली, पर क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बात का? कोई भी नहीं। तुम वाहिद गवाह हो ना, पर जब तुम ही नहीं रहोगे तो कौन सा सबूत और कहाँ का सबूत? बाय बाय डियर हबी। वो मकरू हंसी हंसती एकदम साइड टेबल पर पड़ा गुलदान झपट कर पकड़ती उसके सर पर पूरी कुवत से मार गई। वो बेचारा आदमी अभी पहले वार से संभला भी ना था कि उस औरत ने उसके सर पर पै दर पै कई वार कर डाले। दिमाग पर कारी ज़रबे लगने की वजह से वो आखिरी दफ़ा अपनी परी का चेहरा देखने की हसरत लिए मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि बेड के नीचे छुपा वजूद अपने साहिबान का खून में लथपथ वजूद देखकर खौफ की आखिरी हदों को छूता होशो हवास से बेगाना हो गया। खटके की आवाज़ पर वो एकदम माजी से निकलकर हाल में वापस आई तो नज़र उसकी सीधा दरवाजे से अंदर दाखिल होते वजूद पर पड़ी, जिसे देखते उसका वजूद साकित हुआ था। कैसी हो मिशी जान? उसकी आवाज़ पर अरमिश को लगा जैसे किसी ने सीसा पिघलाकर उसके कानों में उंडेल दिया हो। उसका सबसे बड़ा खौफ उसके सामने आ खड़ा हुआ था। वो शख्स फिर से उसके मुकाबिल आ गया था जिसने मोहब्बत और इज्जत देकर उसकी रूह तक छलनी कर दी थी। कैसी लगी ये मुलाकात? वो नफीस और खूबसूरत चेहरे के साथ करेहत भरे लहजे में बोलता अरमिश को दरिंदा लगा था कोई। अरमिश के दिल ने बेसाख्ता ख्वाहिश की कि मौत का फरिश्ता उसकी रूह कब्ज करने उसी वक्त पहुंच जाए, पर हर दुआ कबूल कहाँ होती है हर वक्त। हाँ, हमने क्या बिगाड़ा है आपका? किस बात की सज़ा दे रहे हैं आप मुझे? जानते हैं हम आपको क्या समझते हैं? अपना बाप। जब हमारे बाबा फोत हुए उसके बाद आप मामा की ज़िंदगी में आए, मुझे लगा आप गंदे होंगे, पर आपकी नरमी और मोहब्बत भरे रवैये ने मेरी सोच को गलत साबित किया। आपने बाप होते हुए अपनी ही बेटी की रूह दागदार कर दी। हम सोचते थे कि सगा सौतेला क्या होता है, रिश्ता तो रिश्ता ही होता है ना, फिर क्या सगा और क्या सौतेला। पर आपने साबित कर दिया कि सौतेले और मुंह बोले रिश्ते महज नाम के ही होते हैं। जोश से बोलते आखिर अरमिश की आवाज़ भर्रा गई थी। बस बस लड़की, कितने कान पकाने लग गई हो तुम? पहले तो आवाज़ नहीं निकलती थी और अब कैसे फरफर जुबान दराजी कर रही हो? इतना तो जान ही चुकी हो ना कि किस मकसद की खातिर मैंने ये कदम उठाया है। उसकी मकरूह सूरत देखते अरमिश ने तनफ्फुर से चेहरा मोड़ लिया तो यूं खुद को रद्द होते देख आलम गर्देजी तैश में आके आकर अरमिश के बाल मुट्ठी में दबोचता उसका चेहरा अपने मुकाबिल कर गया। उसकी जारहाना हरकत पर अरमिश सिसक कर रह गई। मुझसे मुंह मोड़ेगी? मुझे नफरत से देखेगी? तुझे तो मैं इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि मुझसे नफरत कर सके। आलम गर्देजी ने तुर्शी से कहते उसके बालों को झटका दिया। देखें प्लीज़, हमें छोड़ दें, हमें जाने दें, वरना हमारे हस्बैंड आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो तकलीफ बर्दाश्त करती उससे इल्तजा करने लगी तो उसकी बात पर आलम गर्देजी बुलंद आवाज़ में कह कहे लगाने लगा, हस्बैंड, और वो भी तुम्हारा? माना कि बहुत हसीन और मासूम कली हो तुम पर तुम
पर तुम जैसी लड़की से शादी कौन कर सकता है जो अपने सौतेले बाप के साथ साथ उसके कई दोस्तों का भी दिल बहला चुकी हो। उसकी बात अरमिश को जिल्लत की अथाह गहराइयों में फेंक गई। चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ पहले, उसके बाद हम कुछ और सोचेंगे। सुनोगी कहानी? उसके सवाल पर अरमिश सुर्ख नम आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। एक था बिजनेसमैन जिसका नाम था हुसैन लाशारी। उसको अपनी एक क्लास फेलो रानिया अनवर से मोहब्बत हो गई। रानिया अनवर एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। हुसैन लाशारी ने जब रानिया के घर रिश्ता भेजा तो उसके माँ बाप किस तरह से कुफराने नेमत करते। उन्होंने खुशी खुशी हुसैन का रिश्ता कबूल किया तो हुसैन ने शादी की जल्दी डाल दी। फिर यूं ही एक माह के अंदर अंदर हुसैन और रानिया की शादी हो गई, जिसके कुछ अरसे के बाद एक नन्ही परी इस दुनिया में आई। फिर एक दिन यूं हुआ कि एक अंधेरी रात में हुसैन को सड़क पर एक जवान औरत मिली जिसके साथ एक छोटा सा 6 साला बच्चा भी था। वो मदद मांगने की खातिर गाड़ी के आगे आई तो मजबूर होकर हुसैन को गाड़ी रोकनी पड़ी। वो जवान औरत हुसैन से सहारा मांग रही थी क्योंकि शोहर की वफात के बाद ससुराल और फिर मायके वालों ने भी उसे दरबदर कर दिया था। हुसैन अपनी हमदर्द तबीयत के बाइस उन दोनों माँ बेटों को घर ले आया, जिस पर रानिया ने खुश दिली से उनका इस्तकबाल किया। फिर जानती हो क्या हुआ? वो झुककर अरमिश के सफ़ेद पड़ते चेहरे की तरफ देखता पूछने लगा। वो इस कदर बेवकूफ़ तो ना थी कि अपने माँ बाप के नामों से ही वाकिफ़ ना होती। उसकी सगी माँ रानिया थी तो फिर जहाँ आरा कौन थी? क्या वो उसकी सौतेली माँ थी? इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ सोचती, आलम की आवाज़ उसे सोचों की दुनिया से बाहर खींच लाई। फिर यूं हुआ कि हुसैन और रानिया की नन्ही परी अरमिश की दोस्ती जहाँ आरा के बेटे जैन से हो गई। जहाँ आरा शुरू से ही लालची तबीयत की हामिल थी। जब उसने हुसैन के घर के ठाट बाट देखे तो दिल में शैतान आ गया। हुसैन जैसा खूबसूरत, जवान, दौलतमंद और मोहब्बत करने वाला मर्द उसकी सोचों पर हावी होने लगा और वो उस बड़े महल की मलका बनने के सपने बुनने लगी। वो हुसैन को रुझाने के जतन करने लगी। 3 साल गुजर गए पर वो हुसैन जैसे वफादार मर्द को अपने जाल में ना फंसा सकी। फिर जानती हो जहाँ आरा ने क्या किया? जहाँ आरा ने रानिया के मुंह पर सरहाना रखकर उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। इस कदर भयानक इंकशाफ पर अरमिश की आंखें फटी की फटी रह गईं। आज उसे समझ आ रही थी अपने माँ बाप की मरने से पहले की गई बातें। हुसैन बेचारे ने बहुत सदमा लिया रानिया की मौत पर। अब तुम्हारा मसला था, वो अकेला तुम्हें संभाल नहीं पा रहा था और फिर आखिर बेबस होते उसने जहां आरा से निकाह कर लिया क्योंकि तुम्हारे लिए उसे एक माँ की ज़रूरत थी और उसे तुम में एक अजीम माँ नज़र आती थी। बेचारा हुसैन कितना नादान था ना। फिर जहां आरा की औकात ही बदल गई। अपर सोसाइटी में उठने बैठने वाली जहां आरा की मुलाकात एक पार्टी में मुझसे हुई। मुझे हमेशा खूबसूरती अट्रैक्ट करती है और जहां आरा जैसी जवान और ख़ूबसूरत औरत मेरे हवासों पर भी सवार हुई। हम दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती आगे जाकर एक ख़ास ताल्लुक़ में बदल गई। मैं जहां आरा के दिलकश सरापे पर मर मिटा और जहां आरा मेरे पैसे पर। फिर एक दिन वो कॉल पर मुझे रानिया की मौत का किस्सा सुना रही थी। जब हुसैन ने सब सुन लिया और जहां आरा पर झपट पड़ा। फिर जहां आरा ने वही किया जो उसे करना चाहिए था, उसने हुसैन को भी रास्ते से हटा दिया। माँ बाप का इकलौता हुसैन अपनी मनचाही बीवी के पास जा बचा। उसके मकरू कह कहे अरमिश के वजूद में वहशत बर्पा कर रहे थे। माँ बाप की इस कदर बेदर्द मौत की रुदाद उसे चीखने पर मजबूर कर रही थी, पर सदमा और दुख उस कदर ज़्यादा था कि आवाज़ और अल्फाज हलक में अटक चुके थे। वो पूछना चाहती थी कि क्यों, पर अल्फाज अटक ही गए। इद्दत पूरी होते ही उसने मेरे साथ शादी कर ली और मैं तुम लोगों की फैमिली का हिस्सा बन गया। जहां आरा के बेटे जैन को अपना नाम दिया। पर जानती हो जहां आरा ने तुम्हें रास्ते से क्यों नहीं हटाया? क्योंकि हुसैन की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है। अगर तुम भी मर जाती तो सारी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट के पास चली जाती। जहां आरा ने सोचा कि तुम्हारे 18 साल के होते ही सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा कर तुम्हें किसी अनपढ़ जाहिल के साथ ब्याह देगी, पर तुम्हारी दिलकश जवानी ने मुझे बहका दिया। वो अरमिश पर दर्दनाक इंकशाफात करता उसकी रूह कब्ज कर रहा था। उसे लगा ये सदमे बर्दाश्त ना करते उसके जिस्म से रूह जल्द परवास कर जाएगी। वो उसकी ठोड़ी अपने गलीज हाथ में थाम कर उसका चेहरा अपनी तरफ करने लगा तो उसके लम्स पर अरमिश तड़पती हुई खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी। ना 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 माय लव, ऐसी गलती भी मत करना वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। उसकी धमकी की परवाह ना करते वो घुट घुट कर रोती सख्त अंदाज में।
मज़ाहमत कर रही थी। उसके वजूद पर, उसकी रूह पर अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अरसम का हक़ था। उसके दिलो जान अरसम की अमानत थे। फिर कैसे वो उस वहशी को अरसम की अमानत में ख़यानत करने देती। वो अपना दूसरा हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा गया तो अरमिश ने बग़ैर सोचे समझे उसके मुँह पे थूक दिया। ज़िल्लत और तौहीन के एहसास की बदौलत आलम गर्देज़ी का चेहरा गज़ो गज़ब से लाल पड़ा। वो उल्टे हाथ का भारी थप्पड़ अरमिश के नाजुक गाल पर पूरी शिद्दत से जड़ गया तो तकलीफ के एहसास से अरमिश चीख पड़ी, मुझ पर थूकेगी? मुझ पर? आलम गर्देजी पर? अब देख तेरा क्या हाल करता हूँ। तू खुद मौत की भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगी। वो उसके हाथ खोलता एक झटके से उसे उठाकर बिस्तर पर फेंक गया। अरमिश फूट फूट कर रोती किसी को मदद के लिए बुलाने लगी, पर उस उजाड़ इलाके में कौन आता उसकी मदद करने। उसकी सिसकियों को उन दीवारों से टकराकर वहीं खत्म हो जाना था। I'm sorry, I'm really sorry। उसकी बात सुनकर मुर्तसिम को लगा सातों आसमान एक साथ उसके सर पर टूट पड़े हैं। वो एकदम धड़ाम से अपने पूरे कद समेत अस्पताल के यक ठंडे फर्श पर घुटनों के बल गिरा। उसे लगा उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली गई है। डॉक्टर अब शायद तसल्ली भरे जुमले बोल रही थी, पर वो अपने होश में ही कहाँ था। ऐसा इंसान होश में हो भी कैसे सकता था जिससे एक झटके में उसकी पूरी दुनिया छीन ली जाए। मोहब्बत से ज़्यादा जालिम मोहब्बत का अंजाम हुआ करता है, ये बात उसे आज पता चली थी। सर। अब्बास उसके मुकाबिल बैठता उसे कंधों से पकड़कर झिंझोड़ता पुकार रहा था। उसके झिंझोड़ने पर वो अजनबी नज़रों से उसे देखने लगा। उठें सर प्लीज़, देखें डॉक्टर साहिबा कुछ कह रही हैं आपसे। अब्बास की बात पर मुर्तसिम ने गर्दन उठाकर नासमझी से डॉक्टर हुमा की तरफ देखा, जो परेशान सूरत लिए उसी की तरफ देख रही थी। डॉक्टर हुमा की बात याद आते वो झटके से उठा। ये झूठ बोल रही हैं अब्बास, तुम बताओ ना, ये झूठ बोल रही हैं। ये ऐसे कैसे कह सकती हैं मेरी रानी के मुतालिक? ये देखो अब्बास, क्या तुम कुछ महसूस कर सकते हो? वो अब्बास का हाथ थामकर अपने धड़कते दिल के मकाम पर रख गया। देखो अब्बास, तुम्हें मेरा दिल धड़कता महसूस हो रहा है ना? मेरी सांसें चलती महसूस हो रही है ना? फिर कैसे मेरी रानी को कुछ हो सकता है? वो हिज़यानी अंदाज में बोलता हिम्मत खो रहा था। सर प्लीज़ आप रिलैक्स होकर डॉक्टर की पूरी बात तो सुन लें। इससे पहले कि मुर्तसिम मजीद कुछ बोलता, अब्बास उसे दोनों कंधों से थामकर हल्के से झिंझोड़ गया। वो चौंक कर अब्बास की तरफ देखने लगा तो अब्बास उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली देने लगा। मुर्तसम लरजते हाथों को चेहरे पर फेर चेहरा साफ करके उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर ताज्जुब से उसकी हालत देखती 2 कदम आगे आई। मुर्तसम अपनी लाल अंगारा होती आंखें फर्श पर जमाए खड़ा था। आंखें यूं मालूम हो रही थीं जैसे इनसे अभी लहू छलक पड़ेगा। सर मैं ये कह रही थी कि आई एम रियली सॉरी, क्योंकि वो बात बीच में छोड़ गई तो मुर्तसिम ने दोनों मुठियां सख्ती से भींचे, लब दांतों तले कुचल डाले। उसकी हालत देख डॉक्टर हुमा और अब्बास को लगा वो अभी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो देगा, क्योंकि हमने आपको बिला वजह इस कदर परेशानी दे दी। अल्लाह के फजल से मिसिज़ नूरिया का ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया है और वो अब खतरे से बाहर है। कुछ देर में उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आप फिर उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि अभी वो दवाइयों के ज़ेरे असर सो रही हैं। डॉक्टर की बात पर मुर्तसम ने एक झटके से सर उठाकर डॉक्टर की जानिब देखा। उसकी आंखों में मौजूद बेयकीनी डॉक्टर को बेतरह से शर्मिंदा कर गई। आप सच कह रही हैं ना? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि खुदा इस कदर उस पर मेहरबान हो गया है कि उसे मौत के मुंह से निकाल कर जिंदगी की तरफ धकेल दिया। डॉक्टर हुमा मुस्कुराकर सर इस बात में हिला गए। मुर्तसम का चेहरा दमक उठा था, पर उस दमकते चेहरे की जोत बुझने में सिर्फ 1 सेकंड लगा। जब उसे अपने बच्चे का ख्याल आया, रोशन आंखें एकदम तारीक पड़ गईं। नूर को जब पता चलेगा कि हमारा बच्चा नहीं रहा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लाख जब्त करने के बावजूद अपने बच्चे का जिक्र करते मुर्तसिम की आंखें भीग गईं। कितना खुश थे वो दोनों अपने बच्चे को लेकर, कितना कुछ सोच चुके थे, पर अल्लाह की शायद यही रज़ा थी। वो आंखें बंद करता खुद पर जब्त करने लगा। सर आपकी मिसेज और बेबी दोनों बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर हुमा की आवाज़ उसे किसी खुशगवार झोंके की तरह महसूस हुई थी। वो पट से आंखें खोल गया। डॉक्टर हुमा के मुस्कुराते चेहरे ने इस खबर की तस्दीक की तो वो एकदम वहीं सजदे में जा गिरा। उसका जिस्म होले होले लरज़ रहा था। आसपास से गुजरते लोग हैरत से ये मंजर देख रहे थे, जहां एक ऊंचा लंबा भरपूर जवान मर्द अस्पताल के फर्श पर सजदा रेता। या अल्लाह, मैं नवाजा गया हूँ मेरे मौला। मुर्तसम की जुबान इसी जुमले की गर्दान कर रही थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से फर्श से अपना सर उठाया और चेहरा झुकाई दोनों हाथों में छुपा लिया।
किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ तो मुर्तसिम ने हाथ चेहरे से हटाते मुड़ कर देखा, जहां उसका जिगरी दोस्त बासिम आफरीदी उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। किसी को अपने सामने देखते मुर्तसम किसी अपने को अपने सामने देखते मुर्तसम बेसाख्ता उठा और बासिम के गले जा लगा। बासिम उसकी पीठ थपथपाकर उसे हौसला देने लगा। सुने बासिम, मोमल बासिम के बटनों से खेलती उसे पुकार गई। जी सुनाइए बेगम जान। मुझ पर थूकेगी? मुझ पर? आलम गर्देजी पर? अब देख तेरा क्या हाल करता हूँ। तो खुद मौत की भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगी। वो उसके हाथ खोलता एक झटके से उसे बिस्तर पर फेंक गया तो अरमिश फूट फूट कर रोती अपनी मदद के लिए पुकारने लगी। पर उस उजाड़ इलाके में कौन आता उसकी मदद को? उसकी सिसकियों को उन्हीं दीवारों से टकरा कर ही खत्म हो जाना था, इससे पहले कि वो अरमिश की तरफ बढ़ता। कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला और आंधी तूफान बने दो वजूद कमरे में दाखिल हुए। आलम गर्देजी को कुछ सोचने समझने का मौका भी ना मिला जब कोई बुरी तरह उस पर पल पड़ा। छोड़ मुझे कुत्ते! अपने मुंह पर पै दर पै पड़ने वाले घूंसों से वो बिलबिला उठा। उस इंसान ने जब उसके मुंह को छोड़कर उसकी गर्दन दबोची और उसका रुख अपनी तरफ किया तो आलम अनजानी नजरों से उस अनजान को देखने लगा। बेड पर पड़ी रोती, मौत मांगने की दुआ करती अरमिश। उसकी नज़र जब आलम गर्देजी के साथ भिड़ते हुए वजूद पर गई तो उसकी आंखों की पुतलियां हैरत से फैल गईं। हस्बैंड! उसके मुंह से सरगोशी नुमा अपना नाम सुनता अरसम आफरीदी एक पल के लिए उसकी तरफ मुड़ा और अगले ही पल उसकी हालत देखने के बायस सुर्ख होती आंखें फेर कर आलम गर्देजी पर टिका गया। हाथ कैसे लगाया? उसकी सर्द आवाज़ आलम को कपकपाने पर मजबूर कर गई। पीछे खड़ा जैन अरमिश की तरफ बढ़ा और ज़मीन पर पड़ा दुपट्टा उसके सर पर उड़ाकर उसे अपने साथ लगा लिया। उसके साथ लगते ही अरमिश उसके सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। भाई! वो रोती हुई उसे पुकार गई तो उसकी ऐसी हालत देख जैन ने खूनख्वार नज़रों से अरसम आफरीदी के गिरफ्त में मौजूद आलम को देखा। बस भाई की जान, सब ठीक है, चुप हो जाओ, शाबाश, सब ठीक है। वो अरमिश का सर थपथपाता उसे प्यार से बहलाने लगा। हाथ कैसे लगाया? उसकी सर्द आवाज़ से झुरझुरी लेते आलम ने खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश की पर नाकाम ठहरा। मैंने पूछा हाथ कैसे लगाया? अरसम गुस्से से धाड़ता उसके मुंह पर जोरदार मुक्का रसीद कर गया। उसके मुक्के की शिद्दत से आलम को अपना जबड़ा टूटता महसूस हुआ। तूने मेरी अरमिश को हाथ भी कैसे लगाया? वो जनूनियत से कहता उसके मुंह पर थप्पड़ और मुक्के मारता जा रहा था। जब आलम का मुंह लहूलुहान हो गया तो अरसम उसे नीचे फेंकता अपने पाँव से उसके पेट पर ज़रबें लगाने लगा। वो तकलीफ से चीखता जा रहा था पर अरसम उसकी किसी भी आहू फरियाद पर कान धरने की बजाय दीवाना वार उसे अपने अताप का निशाना बनाता रहा। उसकी जनूनियत भरी दीवानगी देख अरमिश खौफ से जैन के सीने में मुंह छुपा गई। उसने अरसम का ये रूप आज तक नहीं देखा था। वो सोच भी ना सकती थी कि हमेशा कूल माइंडेड रहने वाला इंसान इस कदर जनूनी भी हो सकता है। अरसम छोड़ दो यार, बाद में देख लेंगे इसको। उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करके जैन ने उसका ध्यान लरजती कांपती अरमिश की तरफ करवाया तो अरसम ने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू करते हुए अधमरी हालत में आलम को पीछे धकेला तो वो बेजान होता जमीन पर ढह गया। अपने चेहरे पर हाथ फेरकर खुद को नॉर्मल करता वो जैन की तरफ बढ़ा और उसके सीने में छुपी अरमिश को बाजू से पकड़ जैन से अलग करते खुद में भींच गया। उसकी इस हरकत पर जैन ने घूर कर उस बेशरम को देखा जो उसके सामने ही उसकी बहन को यूं सीने से लगाए खड़ा था। उसकी घूरी को किसी खातिर में न लाते अरसम रोती हुई अरमिश की पीठ थपथपाने लगा तो जैन नफी में सर हिलाते कमरे से बाहर निकल गया। पर बाहर निकलने से पहले ही उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े आलम पर पड़ी तो उसे टांगों से पकड़कर घसीटता कमरे से बाहर ले गया। सॉफ्टी! अरसम ने अपने सीने से लगी अरमिश के बाल सहलाते नरमी से उसे पुकारा। अरमेश! वो पहली दफ़ा उसे उसके नाम से पुकार रहा था पर जवाब निदार। मेरी तरफ देखें तो सही यार, मेरी तरफ देखें तो सही यार, वो बेबसी से कहता उसे खुद से अलग करने लगा पर वो मजीद उसमें घुसने लगी। अरमिश, मैं परेशान हो रहा हूँ यार, प्लीज़ समझे। उसके कहने की देर थी, वो जो अल्लाह अल्लाह करके चुप हुई थी फिर रोने लगी। हम बहुत डर गए थे हस्बैंड, अगर आप ना आते तो। उसकी आवाज़ से अरसम उसके खौफ का अंदाज़ा लगा सकता था। कैसे ना आता? अल्लाह ने आपकी हिफाजत का ज़िम्मा मुझे दिया है, फिर कैसे वो मुझे आपकी हिफाजत के लिए ना भेजता? मुझे तो आना ही था। वो नरमी से कहता उसके सर पर बोसा देगा पर उसने कहा कि आप। इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करती अरसम झुककर उसके लबों पर उंगली रख गया। सब भूल जाएं, बस इतना याद रखें कि अरसम आफरीदी ज़िंदगी के हर नशेबो फराज में आपके साथ है। अपने खूबसूरत अल्फाज उसके कानों में उतारता वो उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर
اس کی پیشانی پر لمس چھوڑ گیا۔ ہم آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ کانپتی آواز میں کہتی۔ ایڑیوں کے بل اوپر ہوئی تو ارسم میکانیکی انداز میں اس کی طرف جھکا۔ اس نے اپنے نازک لب اس کے گال پر رکھے تو ارسم آفریدی کو یوں محسوس جیسے تپتے ہوئے کوئلوں پر ٹھنڈی پھوہار برسا دی ہو کسی نے۔ شادی کے 8 ماہ میں اس نے پہلی دفعہ ایسا اظہار کیا تھا جو ارسم کے قلب کو شاد کر گیا۔ پھر وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے آنکھیں موند گئی تو ارسم نے جھک کر اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی۔ بس کر دو تم لوگ، باقی گھر جا کر ٹمبکٹو کر لینا، ابھی گھر چلو۔ زین کی کڑکتی آواز پر دونوں چونک کر الگ ہوئے، پھر اس کی بات سمجھتے ایک دوسرے کو دیکھ ہنس دیے۔ چلیں؟ ارسم نے اپنی کشادہ ہتھیلی ارمش کے سامنے پھیلاتے مان سے پوچھا تو وہ مسکراتی ہوئی سر اثبات میں ہلاتی اس کی ہتھیلی پر اپنا نازک ہاتھ رکھ گئی۔ ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملاتے وہ اپنی منزل کی طرف چل دیے۔